हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 के लिए साइंस। देखिए 2021 में जो पेपर्स हुए थे विज्ञान के, उसका मतलब हल लेकर आए हैं। ये पहला सेट है जिसका नंबर था 824 HX। और यहाँ पे इस वीडियो में हम खंड का को हल करवाने वाले हैं। खंड का जो कि भौतिक विज्ञान से फिज़िक्स का रिलेटेड होता है, मतलब फिज़िक्स होता है, सो वो हम हल करवाने वाले हैं। और ये जो है एक पूरा ब्लॉग पोस्ट है, मतलब एक ब्लॉग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के इसे ठीक ऐसे ही देख सकते हैं। और ये हमने ब्लॉग बना के, मतलब कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बना के रख दिया, इसको पोस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी ला रहे हैं आपके सामने। तो ये खंड का होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो भौतिक विज्ञान का होता है। देखिए खंड का भौतिक विज्ञान के रहते हैं, और इसमें जो पहला प्रश्न रहता है सो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं इसमें। तो प्रश्न के देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म पर आपतित होता है, ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश ऐसे आया और वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक है। तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? कौन सबसे ज़्यादा विचलित होकर यहाँ पे पहुँचता है और कौन सबसे कम होकर के यहाँ पे रहता है? ये आपको पता होना चाहिए कि बैगनी सबसे नीचे आता है, तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है अधिकतम होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी। दोस्तों जो अगला प्रश्न मिल जाता है देखने के लिए, दूसरा खा वाला प्रश्न है। कह रहे हैं एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 40 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। अब इसकी फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। देखिए फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, और R बराबर होता है 2F। यह भी आपको याद रहना चाहिए। अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी आधी फोकस दूरी हो जाएगी, और वो हो जाएगी कितनी? 20 सेंटीमीटर। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न हम देखते हैं वहाँ पे है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आपको याद रखना चाहिए टंगस्टन का बना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा लगता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये धारावाही चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो बल लगता है, वो बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है दूसरे का। इसमें कहा गया है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए, और इसके लिए हमें चित्र बनाना होगा, जो कि चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उसी चीज़ को नीचे अपवर्तन को समझाने के रूप में आपको लिखना होता है। तो ये अपना प्रिज्म हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम आपतित प्रकाश की किरण की बात करें, तो ये जो प्रकाश किरण है आ रही है AB पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में जा रही है। फिर AC पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में जा रही है। इसमें अगर हम PQ को आगे बढ़ाते हैं और RS को पीछे बढ़ाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को DP काटते हैं, और इनके बीच में एक कोण दिखाई दे रहा है जिसको डेल्टा से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये डेल्टा है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और इसी को इसका विचलन कहा जाता है। प्रकाश की किरण का विचलन जो इसमें हो रहा है, इसको ही कहा जाता है। इस चीज़ को अब लिखित रूप में देखते हैं, और क्या लिखा गया है वो देखते हैं। ABC एक प्रिज्म है। किरण ये जो जा रही थी ना, तो एक किरण PQ तल AB पर, इस वाले तल पर से अपवर्तित होकर QR दिशा में जाती है। QR जो दिशा सीधी वाली थी, और यह किरण अब प्रिज्म के दूसरे तल, इस वाले तल से पर पड़ती है, तथा अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में, इस दिशा में बाहर निकल जाती है। अपवर्तित किरण PQ ये जो आ रही थी, आपतित किरण आगे बढ़ाने पर, और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को D पर काटती हैं। इस प्रकार आपतित किरण PQ तथा निर्गत किरण RS के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किसी विशेष आपतन कोण के लिए डेल्टा का मान न्यूनतम होता है, और इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं।
मतलब किसी विशेष आपतन कोण, जिस विशेष आपतन कोण के लिए इसका मान न्यूनतम होता है उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रिज्म कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण जो है डेल्टा एम हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक एन के लिए क्या सूत्र प्राप्त होता है? तो पदार्थ के लिए एन का जो यानी पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम। ए क्या है? प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण है बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। यह फार्मूला होता है पदार्थ के अपवर्तनांक का। और इसके साथ ये प्रश्न यहाँ पे होता है समाप्त। बस इतना सा लिखना होता है। आगे है कि मानव के निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेद कीजिए, यानी कि इनसे अंतर बताना है। और अंतर बताने के बजाय अगर आप इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। निकट बिंदु की परिभाषा लिखी गई है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु मानव किसी तनाव बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकते हैं उसे सुस्पष्ट दर्शन का अल्पतम दूरी कहते हैं, जिसे इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। और अल्पतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, आपको ये पता होना चाहिए। दूर बिंदु की बात करें कि वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकती है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत होता है। तो जितना नज़दीक देख सकते हो वो है निकट बिंदु, जितना दूर देख सकते हो वह है दूर बिंदु। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य हो। प्रकाशीय केंद्र P और फोकस F के मध्य में जब कोई वस्तु हो तब उसका हमको प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाना दिखाना है। तो चित्र आप देख सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस हो गया है, और फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिया गया है। समांतर प्रकाश की किरण जो जा रही है वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है भैया? देखिए प्रकाश की किरण को ऐसे बनाया गया है तो वो यहाँ पे ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो जानी चाहिए यहाँ से, फोकस से ऐसे होकर जाने चाहिए थे। ठीक है, ये चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ी है बट ठीक है, अब ऐसे बनाए हैं। और ये प्रकाशीय केंद्र से जो जा रहा है सीधी दिशा में निकल जाता है। ये दोनों वापस जाकर के कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे ए डैश बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आपको इस चीज़ को पूरा याद रखना चाहिए कि कैसे बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे उत्तर में लिख रहे हैं कि वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, तब इस वस्तु की स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर वस्तु के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो जो होता है वो बता देना होता है और चित्र भी साथ में बना देना होता है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, और यह कौन सा दृष्टिदोष है? इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब भैया चूँकि व्यक्ति क्या है 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो उसमें कौन सा दृष्टिदोष है? निकट दृष्टिदोष है। जब दूर की चीज़ें ना दिखाई दे तो निकट दृष्टिदोष है, और इस दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो बात समझ लो कि ये आंखें हो गई हैं। 30 सेंटीमीटर तक जो वस्तु रखी है वो दिखाई देगी, पर उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। तो हमको अनंत तक देखना है, तो वस्तु को रखेंगे अनंत पर, इसलिए हमने यहाँ पे u बराबर इनफाइनाइट लिया है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसलिए v का मान 30 सेंटीमीटर लिया है। v का मान कितना लिया है? 30 सेंटीमीटर। और अनंत लिया है u का मान, यानी अनंत वाली चीज़ें हमको देखनी है और उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पे बनाना है। फोकस दूरी f बराबर ज्ञात करना है। लेंस सूत्र आपको पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, लेकिन इस चीज़ को टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कैसे हल होगा? सो v का मान तो -30 वो रख दिया, 1/-30 है, और u का मान 1/∞ रख दिया। ठीक है जी, 1/-30 हो गया है प्लस
-1/इन्फाइनाइट रख दिया गया है। सो इन्फाइनाइट वैल्यू जो भी वैल्यू होती है वो एट द एंड 0 हो जाती है। जो 1/-30 बचा है वो बचा ही रहेगा, तो 1/f बराबर 1/-30 मिल जाएगा। उलट देंगे तो f बराबर -30 ही मिलेगा, अर्थात व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में एक आपको अथवा वाला करके प्रश्न दिया गया है, यानी कि ऊपर वाला ना आ रहा हो तो इस प्रश्न को आप हल कर लें। इसमें कहा है प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चल करके, ये माध्यम 1 है, इससे चल करके चित्रानुसार माध्यम 2 में प्रवेश करती है। कौन सा माध्यम सघन है? तो इसमें भाई देखिए, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना से देखना है कि यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 45 अंश का कोण बन रहा है। चूँकि ये वाला कोण कम है तो ये सघन होगा। जिधर की ओर कम हो कोण उधर सघन हो, जिधर ज़्यादा हो तो उधर विरल होता है। अब जैसा कि हमने कहा कि आपतन कोण कम है, अपवर्तन कोण ज़्यादा है, इसलिए माध्यम 1 क्या होगा? सघन होगा। जिधर की कोण कम होगा उधर वाला सघन होता है। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना था, तो ऐसे में 1/2 बराबर हो जाएगा sin i/sin r, बहुत सिंपल हो जाएगा। i का मान 30 रख दिया, r का मान 45 अंश रख दिया, sin 30 का मान 1/2 होता है और 45 का मान 1/√2 होता है। ये बटे में हो रहा है तो 1/2 जैसा है ये भागे 1/√2 हो रहा है। इसको क्या किया जाएगा? भाग को बदल दिया जाता है गुणे में और ये √2 अपॉन हो जाता है 1, यानी 1/2 गुणते √2 अपॉन 1 हो रहा है। अंडर से 2 को काटने पर अंडर नीचे प्राप्त हो जाएगा, तो 1/√2 देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। हालांकि इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन इतना जाने देते, इतना ही रखते हैं, बस बहुत है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें कह रहे हैं किसी चालक का तार के प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक के किसी निश्चित तार पर किसी चालक के प्रतिरोध की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है किसी तार का प्रतिरोध। पहला चीज़ होता है कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है आर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई जितने ज़्यादा तार का प्रतिरोध उतना ज़्यादा, तो आर प्रोपोर्शनल आर यहाँ पे एल लिखा गया है। दूसरा है किसी तार के प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम, इसलिए आर प्रोपोर्शनल 1/a लिखा गया है। और किसी भी समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के भिन्न भिन्न पदार्थों का जो तारों का प्रतिरोध होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि वो उसके पदार्थ के पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ के गुण पर। लेकिन फिलहाल जो आपने ऊपर दोनों समीकरण बनाए थे उन्हीं दोनों समीकरणों को अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाता है कितना? आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल L/A बन जाता है, जिससे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद वहाँ पे एक रो चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आर बराबर रो L/A प्रयोग किया जाता है, मतलब रो की जगह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद हमको रो प्रयोग करना होता है, जहाँ पे रो एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है जी। ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो उसके अथवा करके हिस्से में दिया गया है। कहा गया है कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तार के प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। धारा I बराबर 5 एम्पियर दिया गया है, समय t बराबर 10 मिनट दिया गया है, 10 में 60 से गुणा करके सेकंड में बदल दिया, 600 सेकंड हो गया। आवेश Q का मान निकालना है, Q बराबर IT होता है, और I का मान 5 हो गया है और T का मान 600 हो गया, दोनों गुणा कर दिया 5 × 30 यानी 3000 कूलाम जो हो गया वो इसका आवेश हो गया। और प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसके लिए Q बराबर NE होता है, तो Q बराबर NE, तो यानी कि N बराबर Q/E हो जाता है। Q का मान 300 कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। ये 10⁻⁻⁹ जो 19 नीचे बटे में था वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? 3000, ठीक है, ऐसा समझिए कि 3000 ऐसा है, उसमें क्या है बटे में 1.6 था, 1.6 था, गुणे 10⁻⁻⁻⁹ को ऊपर भेज दिया, 10⁻+19 हो गया है,
इसका एक दशमलव हटा करके ऊपर 0 बढ़ा दिया गया, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है हमने। फिर हमने क्या किया कि इसमें से 3 ठो 0 निकाल करके इधर पहुँचा दिया 19 के पास में, ताकि वो उसके साथ गुणा होकर मतलब घाते बढ़ा दे उसका। क्यों? क्योंकि इतना पूरा 16 से भाग करके 30 को दशमलव में बदला जा सकता है, इतना कट जाएगा। बाकी जो 0 बचेंगे वो उनके पास भेज देना ही बेहतर रहेगा। तो 3 ठो 0, 19 3 22 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की घाते 22 हो रहा है, बटे 16 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो 16 से 30 को भाग कर देंगे तब मिल जाएगा, या फिर 2 से काट दीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8, 2 से काटने पे मिल जाएगा 15, और 15 को 8 से भाग कर दिया तो आपको मिल गया 1.75 गुणे 10 की घाते 22। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई भी मात्रक पीछे नहीं लगेगा क्योंकि संख्या में कोई मात्रक होता ही नहीं है। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी जनरेटर के सिद्धांत को लिखिए, संरचना और क्रियाविधि का नामांकित सचित्र वर्णन करना है। तो भैया यहाँ पे विद्युत जनित्र क्या होता है उसके बारे में लिखा गया है। तो लिखा गया है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र यानी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तनशील बदल रहा हो के कारण चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं और विद्युत जनित्र में आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है, जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये तो हो गया आपका सिद्धांत। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से, बात को समझा देते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये आपका चुंबक हो गया, उसकी कोरे हो गई किनारा, ठीक है, पोल ये एस हो गया, ये एन हो गया, इनके बीच ही आर्मेचर को रखा जाता है। ये जो हिस्सा चौकोर वाला दिखाई दे रहा है इसे आर्मेचर कह देते हैं। आर्मेचर मतलब जिसके ऊपर वायरिंग की गई होती है, तार लपेटा गया होता है कॉपर वाला, तो ये आर्मेचर हो गया। फिलहाल चित्र में केवल एक आपको तार के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यही आर्मेचर है। अब ये साफ्ट होती है, साफ्ट माने छड़ होती है जिसके ऊपर ये बंधा होता है, और ये जो छड़ें होती हैं वो स्प्लिट से जुड़ी होती हैं। स्प्लिट क्या होता है? एक प्रकार की रिंग होती है जो साफ्ट पे जुड़ी रहती है। साफ्ट मतलब एक मोटे से लोहे की रॉड जिसके ऊपर ये लगा है, उसके ऊपर एक रिंग लगी होती है और वो धातु की रहती है। इससे आने वाला तार, ये जो तार है स्प्लिट से साथ वेल्ड करके जोड़ा गया होता है, और इस स्प्लिट के ऊपर एक बुश जो होता है, ब्रुश एक ब्रश जैसा एक आकृति होती है जो उसको लगातार टच किए रहती है, पर उसको केवल टच करती है, ठीक है, और छोड़ती भी नहीं है, बस टच किए रहती है, जिसकी वजह से इसकी धारा जो भी उत्पन्न हो वो ब्रुश के माध्यम से तार में पहुंच जाए। इससे यही ब्रुश और स्प्लिट का यही काम होता है, ठीक है। और ये विभक्तिकार स्प्लिट भी होती है, वो अलग हो गई। स्प्लिट का यही काम है कि इससे जो भी करंट आर्मेचर में बन रहा है वो जब यहाँ पे आए तो इसके साथ ये वेल्डिंग तो कर नहीं सकते, ना सोल्डरिंग कर सकते कि काम हो जाए। सो ब्रुश के द्वारा उसको ऐसे जोड़ प्रदान किया जाता है कि उसके साथ वो बहुत ज़्यादा फिक्स भी ना रहे, बस उससे एनर्जी वो लेता रहे। तो ब्रुश और स्प्लिट का यूज़ किया जाता है, दोनों जगह यही होता है, और इससे इनको लेकर के गैल्वेनोमीटर में जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो आपको बताता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, और जब इसको इन दोनों चुंबकों के बीच में इसको घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से धारा उत्पन्न हो, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाई देता है। तो आपने इस संरचना को समझ लिया, अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि कैसे लिखा गया होगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ABCD आर्मेचर को अपने कक्षा में चारों तरफ घूर्णनशील होते हैं। तो यहाँ पे ABCD जो अंदर था वो आर्मेचर था। आर्मेचर पर अवरोधी तांबे के तार लिपटे होते हैं, जो कॉइलिंग के है, जो कहा कि हमने वायरिंग की गई होती है, तार लपेटे गए होते हैं, वो होता है। तांबे के तार के दो सिरे धातु के बने हुए वलय यानी कि स्प्लिट, ठीक है, S1 और S2 से जुड़े होते हैं।
ये दोनों वलय दो कार्बन ब्रुशों B1 और B2 से संपर्क में रहते हैं। ठीक है, ये जैसे आपको संपर्क में दिखाई दे रहा है। दोनों ब्रुशों के संपर्क गैल्वेनोमीटर से होता है, जिसमें हमको धारा डिटेक्ट होती पता चलती है। अब यहाँ पे क्या है, क्रियाविधि है। क्रियाविधि में क्या होता है कि आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। तो हमने आपको दिखाया कि ये है अपना आर्मेचर और आर्मेचर को घुमाया जा रहा है। इसी को यहाँ पे गोल गोल राउंड राउंड इस शेप में ऐसे घुमाया जाता है। इस शेप में गोल गोल ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाया जाता है। तो यही सारी क्रियाविधि हमको समझनी है कि क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है, दो वलय भी घूमते हैं, किंतु वलय अलग अलग दो कार्बन ब्रुशों से संपर्क में रहते हैं। गति के समय A1 अब AB भुजा ऊपर तथा CD भुजा नीचे की तरफ रहती है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने की बात है। ये जो AB भुजा है ये ऊपर की ओर पहुँचाएंगे, CD भुजा नीचे की ओर ऐसे चली जाएगी खसक के। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर एक बार जब घुमाते हैं तो ये ऐसी स्थिति रहती है। अब आर्मेचर की धारा दिशा A से B और C से D में होती है। तो जब इतना काम करते हैं, यानी कि ये ऊपर की ओर जाना चाहता है और CD नीचे की ओर जाना चाहता है, तो ऐसे में जो धारा होती है वो A से B की ओर जाती है और C से D की ओर हो जाती है, यानी कि एक सर्कल बन जाता है और धारा आगे पहुंचती है। ठीक, और ठीक उसका उल्टा होता है आगे वाली इस लाइन में। और आगे क्या होता है कि आर्मेचर की भुजा CD ऊपर तथा AB नीचे आता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो धारा की दिशा है वो CD से और BA की तरफ होती है। इस प्रकार आर्मेचर एक घूर्णन में धारा की दिशा दो बार परिवर्तित कर लेता है, अतः यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, पहले तो ये ऊपर की ओर आना चाहता है, तो A से B की ओर, फिर B से C से होती हुई धारा जाती है। और जब यही CD AB की स्थिति में पहुंच गया होता है तो फिर से ऊपर आना चाहता है, तो धारा क्या हो, उल्टे क्रम में बहने लगती है। उल्टे क्रम में क्या, दोनों धारा तो वैसे ही बहना चाहती है, लेकिन अब जब आप पोजीशन ही बदल दोगे तो उल्टी दिशा में तो जाहिर सी बात है वो बहने ही लगेगी। तो ये उल्टी दिशा में बहने लगती है, उल्टी धारा बहने लगती है। तो बस यही हो गया इसकी क्रियाविधि। आपको बस इतना से लिख देना है और इतना ही पर्याप्त है। अब अगले वाले प्रश्न में चलते हैं, जो अध वाला हिस्सा है। उसमें कहा गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग समझाइए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने वाला नियम लिखिए। तो भैया बात ये होती कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित दो नियम उन्होंने दिए थे। पहला नियम तो ये था कि जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क में, यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं थे उसके परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि जनरेटर में आपने देखा। दूसरा नियम यह है कि बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो φ2 - φ1/t के होगा, यानी कि डेल्टा φ/डेल्टा t ये माइनस में लिखा गया है, ये होगा। और इसमें ये क्या है कि जहाँ पे जो φ1 है वो प्रारंभिक फ्लक्स है और φ2 जो है t समय बाद जो फ्लक्स, यानी जो भी समय दिया गया उस समय बाद जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वही। ऋण का चिन्ह केवल यह, यहाँ पे जो ऋण का चिन्ह है वो केवल यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स के में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, ये जो माइनस चिन्ह है वो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, बस इस चीज़ को ये प्रदर्शित कर रहा है। आगे जो प्रयोग इन्होंने किया था फैराडे ने वो देख लेते हैं। उन्होंने प्रयोग क्या किया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रदर्शित पृथककारी तलों में एक कुंडली बनाकर चित्र अनुसार परपथ में दिखाया गया। भाई बात यह है कि यहाँ पे देखेंगे ये जो अपना कुंडली है यही महत्वपूर्ण चीज़ है।
और यहाँ पे एक चुंबक है। चुंबक को नज़दीक लाया जाएगा तो क्या होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा एक दिशा की ओर बहना शुरू होगी और ये गैल्वेनोमीटर में दिखाया जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको फिर से वापस पीछे की ओर खींचते हैं तो फिर से धारा बहना प्रारंभ होगी और अब की बार ये जो तीर है उल्टी दिशा में हमको दिखाई देगी। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे भैया अब की बार N से S कर दिया गया, यानी चुंबक को उलट दिया गया है। और जब आप पास लाएंगे तो जैसा पहली स्थिति में धारा में बह रहा था उसके ठीक उल्टी दिशा में धारा बहेगी और साथ ही साथ जब हम चुंबक को दूर ले जाने लगेंगे तो ठीक इसका उल्टा इसमें धारा बहने लगेगी। ये सारी सिचुएशन यहाँ पे होती है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ते हैं। जब हम एक क्षण चुंबक को उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास ले जाते हैं तो धारा मापी में एक विक्षेप आता है। धारा मापी का यह विक्षेप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में पुनः विक्षेप आता है, लेकिन यह पहले विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है। इसी प्रकार जब हम क्षण चुंबक के इस ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं तो प्रत्येक स्थिति में विक्षेप पहले वाले विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में होता है। और उपर्युक्त प्रयोग में धारा मापी में विक्षेप केवल तभी होता है जब तक कुंडली तथा चुंबक में अपेक्षिक गति होती है, और जब तक गति होती रहेगी तभी तक ये विक्षेप होगा। दोनों के स्थिर रहने पर दोनों के समान वेग से एक ही दिशा में चलने पर धारा में कोई विक्षेप नहीं आता है। और स्पष्ट है कि यह सेल न होने पर धारा मापी के क्षणिक विक्षेप आता है, बहुत हल्का सा विक्षेप आता है। अतः इस प्रयोग से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारण लेंज के नियम द्वारा होता है। तो बस भैया इसी के साथ ये सेट ख़त्म होता है, ये वीडियो ख़त्म होता है। खंड का को आपने देख लिया, भौतिक विज्ञान वाला जो भी था आप इसको पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।